आरटीआई एक्ट पार्ट 1 में हम सेक्शन 1 से 11 तक पढ़ चुके हैं और इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 से सेक्शन 17 तक। यहाँ यह जानना जरूरी है कि आरटीआई एक्ट के सभी सेक्शन अच्छी तरह से जानना और उन्हें समझना उन सभी के लिए बेहद जरूरी है जो यूपीएससी, एलडीसीई या किसी सिमिलर टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं सेक्शन 12 से आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट पार्ट 1 में सेक्शन 1 से 11 तक पूरे विस्तार से बताया गया है। अगर आप आरटीआई एक्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं और इस पार्ट 2 को, जिसमें अभी हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 17 तक, तो एक बार आरटीआई एक्ट पार्ट 1 अवश्य देख लें। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 3 से, जिसमें सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 14 तक दिए गए हैं। तो चैप्टर 3 है द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेक्शन 12 बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। जैसे कि हम डेफिनेशंस में पढ़ चुके हैं कि एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगा। सेक्शन 12 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बताया है। सेक्शन 12 के 7 सब सेक्शन है और उसके सब सेक्शन 1 में दिया है The central government shall, by notification in the official gazette, constitute a body to be known as the Central Information Commission to exercise the powers conferred on and to perform the functions assigned to it under this act. सेक्शन 12 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं और ये बताया है सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को। कैसे? इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट में आएगा और वो सारी ड्यूटीज वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन परफॉर्म करेगा जो कि इस एक्ट में दिया गया है। सेक्शन 12 के सब सेक्शन 2 में है द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड सच मेंबर्स ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नॉट एक्सीडिंग 10 एज मे बी डीम्ड नेसेसरी। सब सेक्शन 2 में दिया है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे जिनकी संख्या 10 से ज्यादा नहीं होगी। जैसी आवश्यकता हो वैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को हम बना सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 12 के सब सेक्शन 3 पर आते हैं। The Chief Information Commissioner and Information Commissioner shall be appointed by the President on the recommendation of a committee consisting of the Chief Information Commissioner and Information Commissioners को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। किसकी रिकमेंडेशन पर? एक कमेटी की। और उस कमेटी के मेंबर कौन होंगे? द प्राइम मिनिस्टर हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा and a union cabinet minister to be nominated by the prime minister। तो ये 3 मेंबर की एक कमेटी होगी और ये कमेटी प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन भेजेगी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए। कई बार डाउट अराइज हो जाते हैं, जैसे कि अगर कोई अपोजिशन का लीडर है ही नहीं तो उस केस में क्या होगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार तो कमेटी में एक लीडर होना चाहिए अपोजिशन का, तो उसको भी एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसे अगर डाउट आ जाते हैं तो हमें क्या करना होगा। फॉर द पर्पसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट वेयर द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ द पीपल हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सच, द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप इन ऑपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द हाउस ऑफ द पीपल शैल बी डीम्ड टू बी द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। कि अगर कोई हमारे पास ऑपोजिशन का लीडर नहीं है, डिक्लेयर्ड लीडर नहीं है, तो जो लार्जेस्ट पार्टी होगी ऑपोजिशन में उसके लीडर को कमेटी का मेंबर नियुक्त किया जाएगा। सेक्शन 12 के सब सेक्शन 4 में है द जनरल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन शैल वेस्ट इन द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हु शैल बी असिस्टेड बाय द इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड मे एक्सरसाइज ऑल सच पावर्स and do all such act and things which may be exercised or done by the Central Information Commission autonomously without being subjected to direction by any other authority under this act। कि
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के डायरेक्शन में सभी काम होगा, वो सभी काम जो कि इस एक्ट में बताए गए हैं। इस एक्ट में बताए गए कामों को करने के लिए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को किसी की डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। सब सेक्शन 5 में है, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी पर्सन्स ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media और administration and governance। कि जो भी हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनेंगे या इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनेंगे, उनको पब्लिक लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि उनको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस फील्ड में? लॉ में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सोशल सर्विस में, मैनेजमेंट और इन सब में। तो जो इस तरह के ऑफिसर्स होंगे उनको ही चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सब सेक्शन 6 में दिया है कि द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर shall not be a member of parliament or member of the legislature of any state or union territory as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business or pursuing any profession। कि इस तरह कामों में जो भी इंडल्ज होंगे उनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जाएगा। सब सेक्शन 7 में दिया है कि द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन shall be at Delhi and the Central Information Commission may, with the previous approval of the central government, establish offices at other places in India। कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो हम बनाएंगे सेक्शन 12 के अंतर्गत, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अगर चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने के पश्चात अपने ऑफिसेस को एस्टैब्लिश कर सकता है भारत में अन्य स्थानों पर भी। सेक्शन 13 में टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस दी गई हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसके सब सेक्शन 1 में है द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, प्रोवाइडेड दैट नो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस एज सच आफ्टर ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 65। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जितनी टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाएगी उतनी टर्म तक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे और वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कोई भी केवल एक ही बार बन सकता है और उसकी रीअपॉइंटमेंट उस पर नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि कोई भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर केवल ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं 65 ईयर्स तक ही। यहाँ पर यह जानने वाली बात है कि जब ओरिजिनल एक्ट बना था आरटीआई एक्ट 2005 में, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की टर्म थी 5 ईयर्स। ये फिक्स थी कि उनको हम 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। लेकिन आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आने के बाद इस फिक्स 5 ईयर्स की टर्म को अमेंड कर दिया गया है और इसके स्थान पर आ गया है फॉर सच टर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब निर्धारित करेगी कि कोई भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो अपॉइंट हो रहा है वो कितनी टर्म तक रहेगा। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर 65 ईयर्स तक ही पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं। कोई भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर 65 ईयर्स के बाद पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते। सेक्शन 13 के सब सेक्शन 2 में है कि एवरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और टिल ही अटेन्स एज ऑफ 65 ईयर्स whichever is earlier and shall not be eligible for reappointment as such information commissioner, provided that every information commissioner shall, on vacating his office under this subsection, be eligible for appointment as a chief information commissioner in the manner specified in subsection 3 of section 12, provided further that where the information commissioner is appointed as the chief information commissioner, his term of office shall not be more than 5 years in aggregate
एज द इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1 में था कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की टर्म क्या होगी। ऐसे ही सब सेक्शन 2 में है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो इनकी संख्या 10 से ज्यादा नहीं हो सकती, उनकी टर्म कितनी होगी। तो इसमें भी यही है कि उनकी टर्म होगी जो निर्धारित की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या जब तक वो 65 ईयर्स के नहीं हो जाते, विच एवर इज अर्लियर। और जो भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक बार इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन जाएंगे, वो वापस इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में रीअपॉइंट नहीं होंगे। लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपने ऑफिस को वैकेट करने के बाद चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट हो सकते हैं अगर वो एलिजिबल पाए जाते हैं, और उसी मैनर में जैसे कि सब सेक्शन 3 में सेक्शन 12 के बताया है। साथ ही यह भी क्लियर किया गया है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट होते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में, तो उसकी इन दोनों टर्म को मिलाकर 5 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में उन्होंने जितना काम किया और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में वो अपॉइंट हो जाते हैं, तो दोनों को मिलाकर उनकी टर्म केवल 5 ईयर्स ही रहेगी। जैसे कि अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में 3 साल काम किया होगा, तो अब अगर वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट हो जाते हैं तो केवल 2 वर्ष तक ही वो इस पद पर कार्य कर सकते हैं। सेक्शन 13 के सब सेक्शन 3 में है, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल, before he enters upon his office, make and subscribe before the president or some other person appointed by him in that behalf an oath or affirmation according to terms set out for the purpose in the first schedule। कि कोई भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे या इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे तो उनको ऑफिस में एंटर करने से पहले, यानी कि काम शुरू करने से पहले, प्रेसिडेंट के द्वारा या उनके द्वारा अपॉइंटेड किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा एक शपथ लेनी होगी, और शपथ का फॉर्मेट जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। सेक्शन 13 के सब सेक्शन 4 में है, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर में एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसी भी वक्त अपनी हैंड राइटिंग में रेजिग्नेशन लिखकर प्रेसिडेंट को दे सकते हैं और ऑफिस को रिजाइन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर मे बी रिमूव्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 14। सब सेक्शन 4 में क्लियर किया गया है कि कभी भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर चाहें तो रिजाइन कर सकते हैं। साथ ही यह भी बताया है कि उनको कभी भी हटाया भी जा सकता है, और उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो होता है जो अभी हम सेक्शन 14 में देखेंगे। सब सेक्शन 5 में है, द सैलरीज एंड अलाउंसेस पेबल टू एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सैलरीज एंड अलाउंसेस या दूसरी टर्म्स और कंडीशन होंगी, दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस होंगी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, तो वह वही होंगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाएंगी, प्रोवाइडेड दैट द सैलरीज अलाउंसेस एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और द इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल नॉट बी वेरीड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। यह भी क्लियर किया है कि जो सैलरी अलाउंसेस और कंडीशन ऑफ सर्विस है वो उनके अपॉइंटमेंट के बाद इस तरह के उनमें किसी भी तरह का चेंज नहीं किया जाएगा जिससे जब वो लोग अपॉइंट हुए थे उन कंडीशन के हिसाब से उनको कुछ डिसएडवांटेज हो। फर्दर एक्ट में क्लियर किया गया है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 shall continue to be governed by the provisions of this act and the rules made thereunder as if the right to information अमेंडमेंट एक्ट 2019 had not come into force। अभी एक आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आ चुका है, तो अभी पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो सैलरीज और अलाउंसेस इनको बताए गए हैं, तो इसमें जैसे अभी बताया कि प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, तो पहले ऐसा नहीं था, और उसमें एकदम क्लियर था कि जो सैलरीज एंड अलाउंसेस होंगे
जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को दिए जाएंगे या इंफॉर्मेशन कमिश्नर को दिए जाएंगे, तो जो सैलरीज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के सैलरी वगैरह जो होगी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होगी और इलेक्शन कमिश्नर्स के इक्वल जो होगा वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सैलरी आदि होगी। लेकिन आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट में यह अमेंडमेंट लाया गया कि इनकी सैलरी एंड अलाउंसेज और अदर टर्म्स एंड कंडीशंस जो होंगी वो वही होंगी जो उनकी अपॉइंटमेंट के समय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, उसके पहले ही आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार बहुत सारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर वगैरह नियुक्त हो चुके थे। तो आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जैसे कि सैलरी वगैरह के बारे में अमेंडमेंट हुआ कि इनकी सैलरी अलाउंसेस वो होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो ओरिजिनल एक्ट आरटीआई एक्ट 2005 में यह था कि उनकी जो सैलरी एंड अलाउंसेस होंगे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इक्वल होंगे। आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 में यह क्लियर किया गया कि जो भी उस एक्ट के तहत निर्धारित हो चुके हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, उन पर इस आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन और सैलरी एंड अलाउंसेस वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। सब सेक्शन 6 में है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स with such offices and employees as may be necessary for the efficient performance of their functions under this Act, and the salaries and allowances payable to, and the terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of this Act shall be such as may be prescribed. Provided also that the salaries, allowances and other conditions of service of the Chief Information Commissioner and the Information Commissioner shall not be varied to their disadvantage after their appointment. अब सेक्शन 14 में क्लियर किया गया है कि रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर कि अगर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हटाना है अपने ऑफिस से तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। सब सेक्शन 1 में है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 3 द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एनी Information Commissioner shall be removed from his office only by order of the President on the ground of proved misbehavior or incapacity after the Supreme Court, on a reference made to it by the President, has on inquiry reported that the Chief Information Commissioner or any Information Commissioner as the case may be ought on such ground be removed। कि एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा और उनको केवल प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही रिमूव किया जा सकता है और इसके लिए एक प्रॉपर इंक्वायरी भी होगी, उसके बाद ही इनको हटाया जा सकता है। सेक्शन 14 के सब सेक्शन 2 में है कि द प्रेसिडेंट में सस्पेंड फ्रॉम ऑफिस एंड इफ डीम नेसेसरी प्रोहिबिट आल्सो फ्रॉम अटेंडिंग द ऑफिस ड्यूरिंग इंक्वायरी द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ होम a reference has been made to the Supreme Court under subsection 1 until the President has passed order on receipt of the report of the Supreme Court on such reference। कि प्रेसिडेंट जो है वो जिसके अगेंस्ट इंक्वायरी चल रही है के ऊपर सबसेक्शन 1 में बताया प्रेसिडेंट उनको सस्पेंड कर सकते हैं, तब कब तक के लिए, जब तक प्रेसिडेंट के द्वारा कोई ऑर्डर पास नहीं हो जाता। सबसेक्शन 3 में है, notwithstanding anything contained in subsection 1, the President may, by order, remove from office the Chief Information Commissioner or any Information Commissioner if the Chief Information Commissioner or a Information Commissioner, as the case may be। सबसेक्शन 3 में क्लियर किया गया है कि सबसेक्शन 1 के अलावा भी प्रेसिडेंट किसी भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हैं अगर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर के विषय में कोई ऐसा केस आता है जिसमें क्लॉज ए के अनुसार इज एडजस्ड एंड इंसॉल्वेंट या वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुए हैं या हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड या इस तरह का किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व है जो प्रेसिडेंट के अनुसार मॉरल टर्पिट्यूड है या एंगेजेस
during his term of office in any paid employment outside the duties of office, or in the opinion of the president unfit to continue to office by reason of infirmity of mind or body, or has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the chief information commissioner or a information कमिश्नर। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो प्रेसिडेंट के द्वारा उनको रिमूव किया जा सकता है अपने ऑफिस से। सबसेक्शन 4 में है इफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन एनी वे कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय or on behalf of the government of India or participate in any way in the profit thereof or in any benefit or emolument arising therefrom otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of subsection 1, be deemed to be guilty of misbehavior। कि अगर ऐसा कुछ पाया जाता है या इस तरह के किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट आदि में कोई इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उनको भी डीम टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर माना जाएगा और सब सेक्शन 1 जैसा कि ऊपर दिया गया था उन पर इंक्वायरी चल सकती है। तो ये था चैप्टर 3 जिसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बताया गया कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जो भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे या इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे, उनकी टर्म ऑफ ऑफिस और सैलरी उनकी क्या होगी और उनको अपने ऑफिस से कैसे रिमूव किया जा सकता है। इसमें आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 का भी बीच में बहुत बार जिक्र हुआ है। आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 के विषय में हम इस आरटीआई एक्ट 2005 को पूरा करने के बाद डिटेल में देखेंगे। अब आते हैं चैप्टर 4 पर। तो जैसे कि इसके अंदर था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में चैप्टर 3 में, तो चैप्टर 4 में है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में कि जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होंगे हर स्टेट में वो किस तरह बनेंगे। तो जिस तरह से अभी हमने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में जाना वैसे ही चैप्टर 4 में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में देखेंगे। सेक्शन 15 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है। सब सेक्शन 1 में है एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट कॉन्स्टिट्यूट ए बॉडी टू बी नोन एज द, उसमें फिर हम आगे नेम ऑफ द स्टेट आ जाएगा कि वो कहाँ का स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, जैसे उत्तर प्रदेश है या कर्नाटक है या कोई भी है, कोई भी इस तरह से। तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर टू एक्सरसाइज द पावर्स कन्फर्ड ऑन एंड टू परफॉर्म द फंक्शंस असाइन टू इट अंडर दिस एक्ट, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगी और उसमें भी ऑफिशियल गजेट में हमें नोटिफिकेशन देना होगा और उसके बारे में डिटेल देनी होगी और वो सब काम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन करेंगे जो कि एक्ट के द्वारा उनको असाइन किए गए हैं। सब सेक्शन 2 में है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में कौन कौन होंगे। शैल कंसिस्ट ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड सच मेंबर ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नॉट एक्सीडिंग 10 एज मे बी डीम्ड नेसेसरी। सेम जैसे पहले था कि स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और साथ ही स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे जिनकी संख्या 10 से ज्यादा नहीं होगी। सब सेक्शन 3 में है द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ कि स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे गवर्नर और एक कमेटी की रिकमेंडेशन पर, और उस कमेटी के मेंबर कौन होंगे? द चीफ मिनिस्टर हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अ कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। सेम जैसे पहले हमने किया था, वहां पर प्राइम मिनिस्टर थे चेयरपर्सन, तो स्टेट के केस में चेयरपर्सन होंगे चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे जो लेजिस्लेटिव असेंबली में से, और कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिनको चीफ मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई डाउट आ जाता है या ये क्लियर नहीं हो पाता कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, कोई डिक्लेयर्ड लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो जो लीडर होंगे सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप इन द ऑपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली उनको
लीडर ऑफ ओपोजिशन मानकर कमेटी का मेंबर बन जाएंगे। सेक्शन 15 के सब सेक्शन 4 में है द जनरल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन shall vest in the state chief information commissioner who shall be assisted by the state information commissioners and may exercise all such powers and do all such acts and things which may be exercised or done by the state information commission autonomously without being subjected to directions by any other authority under this act कि सारा जो काम होगा वो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के द्वारा किया जाएगा, जिनको असिस्ट करेंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और इस एक्ट में जो भी ड्यूटी उन्हें असाइन की गई है वो उसको इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं बिना किसी अथॉरिटी की डायरेक्शन के। सब सेक्शन 5 में है द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media और administration and governance। कि जैसे उधर हमने पढ़ा था कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, वैसे ही यहाँ पर स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा, जो कि जिनको वाइड नॉलेज होगा अलग अलग सब्जेक्ट। सब सेक्शन 6 में The state chief information commissioner or a state information commissioner shall not be a member of parliament or member of the legislature or any state or union territory as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business on pursuing any profession। जो भी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट होंगे वो पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होंगे या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी आदि से भी वो जुड़े नहीं होंगे। सब सेक्शन 7 में द हेडक्वार्टर ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन शैल बी एट सच प्लेसेस इन द स्टेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में with the previous approval of the state government establish offices at other places in the state। कि हेडक्वार्टर वहां होगा जहां पर स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के द्वारा बताएगी, और साथ ही स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल से अपने स्टेट में अलग अलग जगहों पर अपने ऑफिस भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सेक्शन 16 में है टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। यहाँ पर यह बात वापस रिपीट करते हैं कि जो आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था उसमें मुख्य रूप से सेक्शन 13 और सेक्शन 16 को अमेंड किया गया था, जिसमें टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस दी गई हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की। सेक्शन 16 में टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस हैं The state chief information commissioner shall hold office for such term as may be prescribed by the central government and shall not be eligible for reappointment, provided that no state chief information commissioner shall hold office as such after he has attained the age of 65 years। Same पहले था ओरिजिनल एक्ट में कि स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होंगे उनकी टर्म होगी 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। लेकिन आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 में यह क्लियर किया गया कि वो उतनी टर्म तक अपॉइंट किए जाएंगे जो टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित होगी। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की टर्म भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, और कोई भी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर केवल 65 ईयर्स के होने तक ही पोस्ट पर रह पाएंगे। सब सेक्शन 2 में Every state information commissioner shall hold office for such term as may be prescribed by central government or till he attain the age of 65 years, whichever is earlier, and shall not be eligible for reappointment as such state information commissioner. Provided that every state information commissioner shall, on vacating his office, be eligible for appointment as the state chief information commissioner in the manner specified in subsection 3 of section 15, provided further that where the state information commissioner is appointed as the state chief information commissioner,
His term of office shall not be more than 5 years in aggregate as the State Information Commissioner and the State Chief Information Commissioner. इसमें बिल्कुल क्लियर किया गया है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी उस टर्म तक रहेंगे जो टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाएगी। साथ ही वो 65 इयर्स होने तक ही अपने पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं और कोई भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट पर ही रीअपॉइंट नहीं होगा। जैसे कि वहां पर था कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रीअपॉइंट नहीं होंगे, उसी तरह से स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी सेम पोस्ट पर रीअपॉइंट नहीं होंगे। लेकिन कोई भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपने ऑफिस को वेकेट करने के बाद अंडर दिस सबसेक्शन स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट पर अपॉइंट हो सकते हैं। ऐसे सेंटर में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट पर अपॉइंट हो सकते थे, वैसे ही स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट पर अपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी शर्त वही है कि दोनों टर्म को मिलाकर 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दोनों की पोस्ट को मिलाकर कोई भी केवल 5 साल तक ही उस पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं। सेक्शन 16 के सब सेक्शन 3 में है, द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the governor or some other person appointed by him in that behalf an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the first schedule, कि फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए निर्धारित फॉर्म के अनुसार स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को शपथ लेनी होगी गवर्नर के द्वारा या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो कि गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। सब सेक्शन 4 में है, द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर में एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द गवर्नर resign from his office, provided that the state chief information commissioner or a state information commissioner may be removed in the manner specified under section 17। अर्थात स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपनी पोस्ट को रिजाइन कर सकते हैं या उनको सेक्शन 17 के अनुसार जो भी हम आगे देखेंगे उनको रिमूव भी किया जा सकता है। सब सेक्शन 5 में है, द सैलरी एंड अलाउंसेस पेबल टू एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर shall be as may be prescribed by the central government, provided that the salary allowances and other condition of services of the state chief information commissioner and the state information commissioner shall not be varied to their disadvantage after their appointment, provided further that the state information commissioner and the state information commissioners appointed before the commencement of the RTI Amendment Act 2019 shall continue to be governed by the provisions of this act and the rules made thereunder as if the Right to Information Amendment Act had not come into force। कि सैलरीज और अलाउंसेस जो होंगे वो वही होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और जो उनको सैलरी और अलाउंसेस निर्धारित किए जाएंगे वो उनके डिसएडवांटेज के लिए नहीं होने चाहिए। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि पहले आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 आने से पहले सैलरीज एंड अलाउंसेस जो थे स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के, वो किन के इक्वल थे? वो इक्वल थे स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो सैलरी एंड अलाउंसेस थे वो थे सेम जो कि इलेक्शन कमिश्नर के थे, और सैलरी एंड अदर टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर वो सेम थी जो चीफ सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट के थे। लेकिन अमेंडमेंट आने के बाद यह कर दिया गया कि उनकी सैलरी एंड अलाउंसेस वही होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। साथ ही यह भी क्लियर किया गया
कि आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 के आने से पहले अगर कोई भी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट हो चुके हैं तो उनकी सैलरी अलाउंसेस और अदर कंडीशन वही रहेंगी जो आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 के आने से पहले थी, यानी उनके डिसएडवांटेज के लिए कोई भी काम नहीं होगा, वो पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन से ही गवर्न होते रहेंगे। अब सेक्शन 17 में है रिमूवल ऑफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, सेक्शन 14 में उधर दिया गया था कि रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कैसे रिमूव होंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी अडॉप्ट किया गया है। फर्क है कि स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा, वहां पर था प्रेसिडेंट के द्वारा, on the ground of proved misbehavior or incapacity after the Supreme Court कि Supreme Court or a reference made to it by the governor has on inquiry reported that the state chief information commissioner or a state information commissioner as the case may be ought on such ground be removed कि वो इन सब बातों के बाद उनको रिमूव किया जा सकता है। सब सेक्शन 2 में है द गवर्नर में सस्पेंड फ्रॉम ऑफिस एंड इफ डीम नेसेसरी prohibit also from attending the office during inquiry the state chief information commissioner or state information commissioner in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court until the governor has passed order on receipt of report of the Supreme Court on such reference कि गवर्नर तब तक के लिए उनको ऑफिस अटेंड करने के लिए सस्पेंड भी कर सकते हैं जब तक उनके द्वारा कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाता। सब सेक्शन 3 में है Notwithstanding anything contained in subsection 1, the governor may, by order, remove from office the state chief information commissioner or state information commissioner if a state chief information commissioner or a state information commissioner as the case may be, अगर वो एडजस्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुके हैं कि गवर्नर जो हैं वो उनको अपने ऑफिस से रिमूव भी कर सकते हैं अगर वो एडजस्ट इंसॉल्वेंट है या convicted of an offence के which in the opinion of the governor involve moral turpitude and engages during his term of office in any paid employment outside the duties or in the opinion of the governor unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body or has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the state chief इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो इन सारी इनकैपेसिटी पर या इन सब बातों पर भी उनको गवर्नर के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। सेक्शन 17 के सब सेक्शन 4 में है इफ द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन एनी वे कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट or participate in any way in the profit thereof or in any benefit or emoluments arising therefrom otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company he shall for the purposes of subsection 1 be deemed to be guilty of misbehavior कि अगर ये सब होगा तो भी उनको मिसबिहेवियर का गिल्टी माना जाएगा और वो सब सेक्शन 1 के अनुसार उन पर इंक्वायरी की जाएगी। तो अब इस पार्ट 2 में हमने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 किए। चैप्टर 3 में सेक्शन है सेक्शन 12 से लेकर 14 तक और चैप्टर 4 में है सेक्शन 15 से 17 तक, जिनमें हमने मुख्य रूप से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में जाना है। तो अब आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 18 से लेकर आगे तक के सेक्शन को अगले वीडियो में देखेंगे।